हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह। आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ's प्लेटफॉर्म। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे और एक ही क्लास में इसको पूरा समझ लेंगे, जो कि आपका इंडियन पॉलिटी से है, सिटीजनशिप। अब मैं सिटीजनशिप की बात करूं तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड पार्ट में है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक पूरा सिटीजनशिप की, भारत की सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है। और अगर सिटीजनशिप की बात करें तो दो प्रोविजंस हैं। एक, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एनफोर्स हुआ था 1950 में, तब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अब क्या इमीडिएट प्रोविजंस निकाले, किस बेसिस पर मिल सकता है सिटीजनशिप, एक वो। उसके बाद 1955 में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट पास किया था, जिसके बेसिस पर यह डिसाइड किया गया कि कौन से ऐसे वेज होंगे जिससे भारत की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, कौन से ऐसे वेज होंगे जिससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 7 आर्टिकल्स पूरे सिटीजनशिप को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं सिटीजनशिप के बारे में। इन सारे आर्टिकल्स को हम समझेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से भारत की नागरिकता मिलती है, ठीक है, क्या वेज हैं, कौन से ऐसे वेज हैं जिससे एक्वायर किया जा सकती है, ऐसे कौन से वेज हैं जिससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि OCI कार्ड्स क्या है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, OCI कार्ड्स क्या है, और OCIs और NRIs के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये सारी चीजें हम इसी एक क्लास में समझ लेंगे एंड प्री और मेंस दोनों के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर मैं शुरू करूं उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन। जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर ही मिलेगी, ठीक है। जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर ही मिलेगी। तो यहाँ कृपया करके जुड़ जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ जाइएगा। ये आप देख रहे हैं ऋषभ_knowledge_RS लाइव, तो यहाँ कृपया करके जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी जुड़ जाइएगा। एंड जितने भी स्टूडेंट स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप सब के लिए स्टडी IQ पीसीएस का सक्षम बैच है, जहां पे क्लासेस आपकी 16 अगस्त से स्टार्ट होने वाली हैं शाम को 6 बजे। और सक्षम बैचेस में आपको लाइव क्लासेस, लेक्चर नोट्स, क्रक्स नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वो सारी चीजें मिलेंगी जिससे आप अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकते हैं एंड स्टेट पीसीएस को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल प्राइस मत पे करिएगा, मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करेंगे तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो इस कोड का इस्तेमाल करने के साथ ही बैचेस में एनरोल करिएगा। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए समझने का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, जब भी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना लॉजिकल वे में उसे प्लान किया गया या उसे तैयार किया गया। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हमने क्या देखा, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमें बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि जो भारत का एरिया है वो कितना एक्सटेंड करेगा, भारत में किस तरीके से जो इंडियन यूनियन उसमें किस तरीके से स्टेट्स को ऐड किया जा सकता है। आर्टिकल 2 से हमने देखा, आर्टिकल 3 से हमने देखा कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, आर्टिकल 2 में वो स्टेट्स ऐड होंगे जो पहले भारत का पार्ट नहीं थे। आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा कि वो ऐसे स्टेट जो पहले से ऑलरेडी इंडियन यूनियन का पार्ट हैं, तो उसमें अगर चेंजेस करने, अगर उनकी बाउंड्री को अल्टर करना है, नाम बदलना है, स्टेट को बैल्कनाइज करना है, तो हमने आर्टिकल 3 से देखा। आर्टिकल 4 से हमने देखा कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्टिकल 3 के तहत जो चीजें या जो चेंजेस हो रहे हैं ये आपका सिंपल मेजोरिटी से हो जाएंगी। तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। फिर हमने इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देखी, जो आज प्रेजेंट डे भारत है 2024 में, उसका इवोल्यूशन 1947 से हो गया था। किस तरीके से स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ऐड होते चले गए, या एक बड़े स्टेट को तोड़कर 2 छोटे स्टेट्स निकले, ये सारी चीजें हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक में देख लिया पार्ट 1 में। अब जब भारत का एरिया एक्सपैंड हो गया, डिसाइड हो गया कि ये एरिया रहने वाला है, तो जब एक बार एरिया डिसाइड हो जाता है तब क्या बात होती है कि उस एरिया में, उस देश में कौन कौन लोग रहेंगे, और वहां बात आती है सिटीजनशिप की। तो पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप स्टार्ट हो जाता है। अब जब सिटीजनशिप की बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिंगल सिटीजनशिप भारत के लिए ऑप्ट किया। सिंगल सिटीजनशिप भारत में है। वहीं अगर हम दूसरे फेडरल कंट्रीज देखें जैसे यूएसए है, तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आज हम इस एक सेशन में बड़े ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। और हमारी पॉलिटी इन 10 मिनट्स की सीरीज में आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप में आज हम मीनिंग क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या है सिटीजनशिप का, और सिंगल सिटीजनशिप होता क्या है, डुअल सिटीजनशिप या डबल सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भारत के लिए सिंगल सिटीजनशिप को ही क्यों ऑप्ट किया, ये सारी चीजें जो है वो आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने अगर लक्ष्मीकांत देखेंगे तो हम चैप्टर 6 से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 7 यानी कि सिटीजनशिप की शुरुआत
करने वाले हैं। एंड पहली हेडिंग है कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप। तो पहले हम इसमें आगे बढ़े, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका कि पहला जो टॉपिक हमने लिया था मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप। क्या मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी देश में दो तरह के सिटीजन होते हैं, एक तो उस देश के सिटीजन, जस्ट अ सेकेंड, उस देश के सिटीजन, जैसे हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास भारत की नागरिकता है, तो हम इंडियन सिटीजन हो गए। एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है एलियन सिटीजन्स का, अब एलियन सिटीजन यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं है, कोई अगर पाकिस्तान, कोई अगर यूएसए, कोई अगर चाइना, रशिया, किसी भी और देश का व्यक्ति अगर भारत में है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे एलियन सिटीजन कहा जाएगा। वो भारत का, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, उसके पास किसी और देश की नागरिकता है, किसी कारणवश भारत में आया तो इस वक्त वो क्या है? वो एक एलियन सिटीजन है, क्योंकि उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है। अब इस एलियन सिटीजनशिप को भी क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से। एक तो होते हैं फ्रेंडली, एक होते हैं आपके फ्रेंडली सिटीजन, दूसरे होते हैं आपके एनिमी। अब एनिमी का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का कोई नागरिक अगर भारत में है तो वो एनिमी एलियन सिटीजन हो गया, नहीं। अगर भारत किसी से जंग में डायरेक्टली वॉर चल रही, भारत की किसी भी देश से अगर वॉर चल रही है, अगर उस वक्त उस देश का नागरिक अगर भारत में है तो उसे एनिमी एलियन कहा जाएगा। तो अगर एनिमी एलियन का टर्म आ रहा है तो ये मत समझ लीजिएगा कि पाकिस्तान या चाइना के सिटीजन अगर इंडिया में है तो वो एनिमी एलियन हो गए, नहीं। अगर इंडिया, फ्यूचर में ऐसा ना हो वैसे, अगर कोई वॉर होती है तो उस वक्त जब वॉर हो रही है और उस देश का सिटीजन अगर भारत में है तो उसे आपका एनिमी एलियन कहा जाता है। तो सिटीजनशिप दो टाइप के होते हैं, सिटीजन दो टाइप के होते हैं, एक इंडियन मतलब जो उस देश के नागरिक हैं, फिर एलियन जो उस देश के नागरिक नहीं है। एलियन में भी दो क्लासिफिकेशन है, फ्रेंडली और एनिमी। फ्रेंडली और एनिमी में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कुछ ऐसे राइट्स हैं। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों बताया जा रहा है, ये क्लासिफिकेशन क्यों मैंने बताया एनिमी और आपका इंडियन सिटीजन में, क्योंकि कुछ ऐसे राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिए गए हैं। तो सवाल अगर आपसे पूछेगा कि ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक के लिए हैं, एलियन सिटीजन के लिए नहीं है, तो कुल मिला के आपके 4 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये 4 फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अलावा भी 3 राइट्स और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो 4, पहली बात तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये जो 5 राइट्स हैं, इन्हें जिसे हम फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, ये जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम और आप यानी कि जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, दैट्स इट, और किसी के लिए नहीं है। ये 5 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये 5 फंडामेंटल राइट्स, साथ ही साथ 3 और राइट्स हैं, जैसे सिर्फ भारत के नागरिक ही, अगर भारत में जैसे अभी जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, तो भारत में जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, या वो पार्लियामेंट के हो या वो स्टेट इलेक्शंस हो, तो इसमें वोट सिर्फ भारत के नागरिक ही करेंगे जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है। अगर इन इलेक्शन में किसी को लड़ना है तो वो भी सिर्फ इंडियन सिटीजन ही लड़ेंगे, कोई एनिमी सिटीजन नहीं लड़ सकता है, ना वो वोट डाल सकता है, ना वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। और जो स्पेशल ऑफिसेज हैं, जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हो गया, इन सब में भी जो भारत के नागरिक हैं, जो इंडियन सिटीजन हैं, उन्हीं को वो मौका दिया जाता है कि वो ऑफिसेज होल्ड कर सके। तो ये साथ मिला के, ये 4 फंडामेंटल राइट्स और ये जो 3 अलग से मैंने राइट्स बताए हैं, ये सिर्फ आपके भारत के नागरिक यानी कि हम और आप जो इंडियन सिटीजन हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास रहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आपका, इसलिए मैंने आपको बताया कि एनिमी सिटीजन्स, एलियन सिटीजन्स क्या होते हैं और जो एक्चुअल सिटीजन्स होते हैं किसी देश के, वो क्या होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी देश के यानी कि इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आपके सवाल में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब सिटीजनशिप की बात आई तो हमने सिंगल सिटीजनशिप ऑप्ट किया। हमने क्योंकि अब देखिए, भारत एक फेडरल देश है, एक फेडरल कंट्री है, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो अगर हम एक आइडियल फेडरल देश को देखें, वो है यूएसए। ट्रू फेडरल जो देश है उसे यूएसए को बोला जाता है दुनिया में। तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, 2 सिटीजनशिप है। एक तो खुद यूएसए की सिटीजनशिप, यूनियन की सिटीजनशिप, दूसरी यूएसए में जो स्टेट्स हैं, जैसे फ्लोरिडा हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, इनकी एक अलग स्टेट की सिटीजनशिप होती है।
तो एक तो यूएसए यानी कि यूएसए के यूनियन की सिटीजनशिप है यही, साथ ही साथ स्टेट की सिटीजनशिप भी है, साथ ही साथ स्टेट की सिटीजनशिप भी है, तो इसे ड्यूअल सिटीजनशिप कहा जाता है, इसे ड्यूअल सिटीजनशिप कहा जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं पर स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, स्टेट्स की सिटीजनशिप नहीं है, यहां पे सब के सब इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन सिटीजन है। क्यों? क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह कहा था कि जो हम स्टेट्स को बना रहे हैं, जो स्टेट्स बन रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से बन रहे हैं क्योंकि सेंटर के पास अगर सारी पावर रहेगी तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी कम्युनिटीज है, इतने रिलीजन है, तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो सके, इस वजह से हम स्टेट्स को डिवाइड कर रहे हैं, या हम इंडियन यूनियन को डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल हैं पर इंडियन यूनियन जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। समझ में आ गया? स्टेट्स की कोई सोवरेनिटी नहीं है। इंडियन यूनियन यानी कि जो भारत का जो सेंटर है, इंडिया एज अ होल एक इंटीग्रल देश है, स्टेट्स की इंटीग्रिटी नहीं। इस वजह से तो आर्टिकल 3 के तहत जो है बाउंड्रीज ऑल्टर की जा सकती है, नाम बदले जा सकते हैं, स्टेट्स को बैल्कनाइज भी किया जा सकता है। तो इस वजह से सिंगल सिटीजनशिप ऑप्ट किया गया। रीजन ये भी है कि इंट्रा डिवाइड ना हो, यानी कि स्टेट्स में डिवीजन ना होने लगा, रीजनल डिवाइड ना हो, ये ना हो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के सिटीजनशिप, अगर जैसे हम यूपी की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, या उधर कर्नाटक की बात कर लें, तो अगर हम स्टेट्स की सिटीजनशिप देने लग जाएंगे तो एक डिवीजन शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जिस स्टेट में जैसे कल को कोई इलेक्शंस हैं, तो उन्हीं स्टेट्स को जो पार्टी है, जो पावर में पार्टी है, वो सिर्फ उन्हीं सिटीजन्स के लिए कुछ ऐसे स्कीम्स ला सकते हैं जो प्रॉपर जिनके पास उस स्टेट की सिटीजनशिप है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का डिवाइड, इस तरह का रीजनल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस वजह से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सिंगल सिटीजनशिप को ऑप्ट किया है। तो सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस आपको समझ में आ गया है। लेकिन अब सिंगल सिटीजनशिप के साथ साथ कुछ प्रिविलेजेस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। जैसे पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 16 के तहत किसी भी स्टेट में रेसिडेंस को एक कंडीशन बता सकती है या बना सकती है कुछ एम्प्लॉयमेंट्स या कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिजर्व या वहां पे कुछ बेनिफिट देने के लिए। अब ये एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, ये एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये क्या है? ये कंडीशन है कि भाई ठीक है, अगर आप इस स्टेट के हैं, आप इस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी कंडीशन को अपलिफ्ट करने के लिए हम कुछ लोकल अपॉइंटमेंट्स या एम्प्लॉयमेंट में जो है हम कुछ कंडीशन के बेसिस पे हम कुछ आपको फेवर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 15 है, जो फंडामेंटल राइट है, वो ये कहता है कि किसी भी नागरिक का, भारत में किसी भी नागरिक का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रेसिडेंस का नाम नहीं है यहां पर, रेसिडेंस का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास एक कंडीशन है, या एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है कि स्टेट रेसिडेंस, जैसे मैं यूपी का हूं या आप एमपी के हैं या किसी भी स्टेट के हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट में जितने लोग भी हैं सबको अपलिफ्ट करना है, तो एक रेसिडेंस ऐसा क्राइटेरिया, एक पॉजिटिव क्राइटेरिया हो सकता है, जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसे लोग जिनको अपलिफ्ट करना है उनको अपलिफ्ट किया जा सके। जैसे स्कूल की फीस को बहुत कम कर दिया जाए, या कोई एग्जाम है तो वहां पे रेसिडेंस के बेसिस पे कुछ जो है कट ऑफ में छूट दे दी जाए, इस तरह के, ताकि वो जो कम्युनिटी है उस स्टेट में वो अपलिफ्ट हो सके, ताकि सारा स्टेट जो है वो एक वेलफेयर स्टेट की तरफ चल सके। तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की तरह या एक पॉजिटिव प्रिविलेजेस की तरह हम देख सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई डिवीजन नहीं है, इसमें कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है कि ये स्टेट के हैं तो उस स्टेट के, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सो दैट जो पुअर है उनको आगे लेकर आया जाए, उनको अपलिफ्ट किया जाए। क्लियर हो गया? साथ ही साथ अब देखिए, फंडामेंटल राइट बने तो हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम रेसिडेंस, हम कहीं भी रह सकते हैं, पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे आर्टिकल 19 के तहत हमें रेसिडेंस और फ्री मूवमेंट की हमें फ्रीडम है, पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे जो ट्राइबल एरियाज हैं, यहां पर क्योंकि ट्राइब्स की एक ऑटोनॉमी है, इन ट्राइब्स की एक कल्चर है, एक ऑटोनॉमी है, एक कल्चर है, ये सारी चीजें प्रिजर्व किया जा सके, इन्हें बचाया जा सके, इस वजह से कुछ ट्राइबल एरियाज में आपके जो आउटसाइडर्स हैं उनको
नहीं परमिट किया जाता है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो कहीं की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डिवाइड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने ट्राइबल एरिया को इंटीग्रेट किया है, हमने ट्राइबल कल्चर को इंटीग्रेट किया, हमने थोपा नहीं अपना कल्चर। चाइना में अगर आप देखोगे तो चाइना में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनकी, या जो ट्राइबल एरियाज थे उनकी जो कल्चर थी, उनकी जो होमोजेनिटी थी, वो सब खत्म कर दिया। पर इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, इंडिया में ट्राइबल कल्चर को इंटीग्रेट किया गया है। तो इस वजह से उनकी होमोजेनिटी, उनका कल्चर, उनका जो एक पैटर्न है वो सब कुछ सेव किया जा सके या प्रिजर्व किया जा सके। इस वजह से इस तरह के कुछ जो है वो प्रिविलेजेस या आपके एक्सेप्शंस दिए गए। क्लियर हो गया? जी बिल्कुल, मैं हिंदी में ही बोलता हूं, मैं सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहती है। तो ज्ञान के लिए मेरे हिसाब से भाषा कभी बैरियर नहीं होती है, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूं। तो ये कुछ प्रिविलेजेस सिंगल सिटीजनशिप को हो गया, पर ये पॉजिटिव सिंगल सिटीजन है। अब ये सिंगल सिटीजनशिप क्यों ऑप्ट किया गया था, सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों ऑप्ट किया गया था। देखिए, आजादी मिली, आजादी के साथ हमने अनफॉर्चुनेट पार्टीशन भी देखा, कम्युनल राइट्स हो रहे थे, वॉयलेंस हो रहा था। तो इस वजह से सिंगल सिटीजनशिप को ऑप्ट करने का सिंपल तरीका था कि भारत के भाइयों में, भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके में, भारत के भाई, भारत के बहन, उनके में कॉमन ब्रदरहुड बना रहे, उनके में कॉमन ब्रदरहुड, एक फ्रेटर्निटी जो होता है ना, फ्रेटर्निटी बना रहे। क्यों? अगर हम स्टेट के बेसिस पर सिटीजन देने लग जाएंगे, सिटीजनशिप प्रोवाइड करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, आपस में एक स्टेट के लिए डिवाइड आ जाएगा। जैसे नॉर्थ और साउथ का एक डिवाइड है, एक डिबेट चलती है, सदर्न स्टेट्स को कुछ अपने इश्यूज हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स के अपने कुछ इश्यूज हैं। तो इस तरह के डिवाइड, देखिए थोड़े बहुत डिवाइड ठीक है, पर इस तरह के डिवाइड अगर हम सिटीजनशिप अगर स्टेट के बेसिस पे कर देते तो ये डिवाइड शायद और बढ़ जाता। तो इस वजह से, क्योंकि अब जो वायलेंस, जो आपका पार्टीशन होना था वो तो हो गया, सब ठीक है, डन एंड डस्टेड, वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पर अब जो देश आजाद हुआ है वहां पे जितने भी लोग हैं सब भारतीय हैं, और वो आपस में बिल्कुल भी उनके बीच में कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। इसी वजह से अगर आप देखोगे कोविड के बाद से बहुत से स्टेट्स में क्या किया, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कानून निकाले जहां पे 75% जो जॉब्स हैं वो उन स्टेट्स के लिए ही रिजर्व कर दी। ये सारा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीजें जो संविधान की बेसिक फिलॉसफी उसे कहीं ना कहीं वॉलेट करते हैं। क्योंकि हमने सिंगल सिटीजनशिप ऑप्ट किया है, और इसका रीजन ही यही है कि ताकि कॉमन ब्रदरहुड, एक फ्रेटर्निटी बना रहे। उसके बावजूद अभी हम रीजनल डिवाइड देख रहे हैं, कम्युनल राइट्स देख रहे हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप को बनाने का, या ऑप्ट करने का सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि भारत में भाईचारा बना रहे, भारत में फ्रेटर्निटी बनी रहे, भारत की अखंडता बची क्या रहे, मतलब इंटैक्ट रहे, स्टेट्स के बीच में कोई भी डिवीजन ना हो, कोई भी डिवाइड ना हो, कोई अगर स्टेट आगे बढ़ रहा है तो वो दूसरे स्टेट की मदद करे। तो ये सारी पिक्चर के तहत, या ये सारी पॉजिटिव सोच के साथ सिंगल सिटीजनशिप का जो फंक्शन है, या जो सिंगल सिटीजनशिप है, उसे ऑप्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये हो गया आपका सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लासेस में जो सिटीजनशिप की होगी उसमें हम देखेंगे कि भारत की नागरिकता मिलती कैसे है, भारत की नागरिकता जाति कैसे है, एनआरआईज, ओसीआई, ये सब क्या, ये सारी चीजें जो है आपको सारी चीजें मैं फर्दर क्लासेस में बताऊंगा। ये सीरीज आपकी पॉलिटी 10 मिनट्स की थ्रू आउट सारे चैप्टर कवर करेगी। डेली 4 बजे क्लासेस चलती है, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ा करिए। जितना ज्यादा आप लाइक्स करेंगे, जितना ज्यादा आप कमेंट्स करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन आएगा कि हाँ, जो वीडियोस हम बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। क्योंकि जितना ज्यादा रीच बढ़ेगी वो एक तरह से गिफ्ट होगा हमारे लिए कि हम जो कंटेंट लेके आ रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है। दोस्तों 1947 में भारत को आज़ादी मिली, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। अब जब भारत को आज़ादी मिली थी तो हमको अनफॉर्चुनेट पार्टीशन देखना पड़ा था, और पार्टीशन के दौरान बहुत बड़े लेवल में माइग्रेशन हुआ था। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं हुई सिटीजनशिप को लेकर। अब देखिए, पहले तो सिटीजनशिप पार्ट 2 का पार्ट है, उससे पहले पार्ट 1 में क्या बताया गया। पार्ट 1 में इंडिया का जो एरिया रहने वाला है, क्या एक्सपेंशन रहेगा, जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो क्या रहेगा, ये बता दिया गया। उसके बाद जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गया तो पार्ट 2 में डिसाइड किया गया कि सिटीजनशिप, जब एरिया डिसाइड हो गया तो लोग कौन रहेंगे, तो सिटीजनशिप की बात आ गई। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी तो उस वक्त बड़े लेवल पर माइग्रेशन चल रहा था, कम्युनल राइट्स चल रहे थे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ज्यादा डिबेट नहीं हुई सिटीजनशिप को लेकर। यह डिसाइड किया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है तो उस वक्त कैसे सिटीजनशिप डिसाइड की जाएगी इंडिया के लिए। उसके बाद यह पावर दे दी गई कि पार्लियामेंट जो है आगे चल के डिसाइड करेगा कि किस तरीके से भारत की सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है या टर्मिनेट की जा सकती है। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक यह बताते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब किस तरीके से भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो आज हम इस सेशन में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक समझ लेंगे, बिल्कुल ही सरल भाषा में।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। और हमारी पॉलिटी इन 10 मिनट्स की सीरीज चल रही है, पॉलिटी इन 10 मिनट्स की सीरीज चल रही है, जहां पे आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझने की कोशिश करेंगे। कल की क्लास में हमने सिटीजनशिप होती क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है, डुअल सिटीजनशिप क्या होती है, ये देख लिया। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में समझेंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। इसके बाद फिर एक्वायर कैसे की जाती है और टर्मिनेट कैसे की जाती है, इसको भी समझेंगे। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है, डेली 4 बजे चलता है सेशंस, आपको जुड़ना है और एंड तक बने रहना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सिटीजनशिप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, अगर हम आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बात करें तो इसमें 4 प्रोविजंस है, चार कंडीशंस की बात की जाती है कि किस तरीके से सिटीजनशिप दी जाएगी। 4 कंडीशंस है। कौन कौन सी हैं? ऐसे लोग जिनका डोमिसाइल भारत में है, ऐसे लोग जिनका डोमिसाइल भारत में है। फिर ऐसे लोग जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं, पाकिस्तान से माइग्रेट हुए, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया था पहले तो, लेकिन बंटवारा हो गया, अनफॉर्चुनेट बंटवारा हुआ, तो बहुत से लोगों को पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा। फिर ऐसे लोग जो पाकिस्तान माइग्रेट किए पर बाद में वो भारत वापस आ गए, भारत रिटर्न हो गए। और फिर ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स या जिनकी पैदाइश तो भारत में है या उनके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हैं पर वो किन्हीं कारणवश बाहर रह रहे हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, तो उनको किस तरीके से सिटीजनशिप मिलेगी, इन चारों चीजों में बताया जाता है। जी बिल्कुल, ये सारे जो सेशन है मेरे पॉलिटी आपका यूपीएससी, स्टेट पीसीएस दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट है। मैं बहुत ही आसान भाषा में मेंस और प्री के हिसाब से पढ़ाता हूं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप सारी प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज में बताया गया। डोमिसाइल इन इंडिया, जिनका डोमिसाइल भारत में है, जो पहले पाकिस्तान से माइग्रेट किए, फिर ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर भारत वापस आए, और इसके बाद जो चौथी कैटेगरी वो ये है कि वैसे लोग जो भारत के हैं लेकिन वो उस वक्त भारत में नहीं है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, तो उन्हें कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है। इन चारों चीजों पे आपका आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 ये 3 कहता है। समझ में आ गया? तो अगर कोई व्यक्ति जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ था उसकी डेट बता दीजिए मुझे कमेंट्स में या लाइव चैट में या वीडियो के एंड में भी। तो अगर किसी व्यक्ति का डोमिसाइल भारत में, डोमिसाइल इंडिया में है, डोमिसाइल अगर इंडिया में है तो उसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? तो उसके लिए 3 कंडीशन है। या तो वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ हो, या उसके पेरेंट्स भारत में पैदा हुआ हो, या वो जो व्यक्ति है अगर वो पैदा भारत में नहीं हुआ या उसके पेरेंट्स भारत में पैदा नहीं हुए हैं तो उसे 5 साल पहले, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, उससे 5 साल पहले तक भारत में रहना हो, यानी कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे 5 साल पहले। समझ में आ गया? तो कोई भी व्यक्ति अगर डोमिसाइल है, कोई भी व्यक्ति भारत में डोमिसाइल है, किसी का व्यक्ति की डोमिसाइल है डोमिसाइल भारत का है, तो उसको 3 कंडीशंस पे आपका सिटीजनशिप मिल सकती है। ये आपका आर्टिकल 5 कहता है, ये आपका आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 5 कहता है। एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए, जो कह रहे हैं 26 नवंबर 1949, एक बार फिर से सोच लीजिए, मैंने पूछा लागू कब हुआ था, ठीक है। तो डोमिसाइल हो गया, ये आपका आर्टिकल 5 है, क्लियर हो गया। जिसका डोमिसाइल भारत में है उसको 3 कंडीशन के बेसिस पर उस वक्त सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो भारत आए हैं पाकिस्तान से, यानी कि माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से भारत के लिए, तो उनके लिए 2 कंडीशंस है, या तो वो पैदा हुए हो, या तो वो खुद पैदा हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो वो खुद, या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स। इसके बाद 2 कंडीशंस है, दो कंडीशंस कौन सी है? ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट किए हैं भारत में, ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट किए हैं भारत में, और वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं जिस दिन उन्होंने माइग्रेट किया है, तो उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की। और फिर साथ ही साथ ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, जो माइग्रेट किए हैं, तो कंडीशन ये है कि उन्हें ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रहना होगा जब उन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, उसके 6 महीने तक। तो यानी कि अगर मैं आज अप्लाई कर रहा हूं, आज मैं रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं माइग्रेट किया हूं 19 जुलाई 1948 के बाद, तो अगर मैं आज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इससे पहले 6 महीने यहां पे रहना होगा। भारत में मैं रह चुका हूं, उसके बाद ही मैं अप्लाई कर सकता हूं। जब मैं अप्लाई करूंगा तब मुझे जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब ये तारीख क्यों है? क्योंकि 19 जुलाई 1948 से परमिट सिस्टम चालू हो गया था। परमिट सिस्टम
इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले लार्ज लेवल पर माइग्रेशन हो रहा था, पर कोई परमिट सिस्टम नहीं था। बिना किसी चेकिंग के, बिना किसी परमिट के लोग जो हैं, बिना किसी परमिट के, बिना किसी चेकिंग के जो लोग हैं वो भारत आ रहे थे या पाकिस्तान जा रहे थे। लेकिन 19 जुलाई 1948 को परमिट सिस्टम लागू हो गया था। गदर मूवी आपने देखी, गदर मूवी में सनी देओल बोलते हैं ना कि अगर कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये परमिट सिस्टम चालू हो गया था उस वक्त, ठीक है, परमिट सिस्टम चालू हो गया था। तो इस वजह से जो कट ऑफ डेट है ये 19 जुलाई 1948 रखी गई। समझ में आ गया। ऐसे लोग जो माइग्रेट किए हैं, जो पाकिस्तान से भारत आए, उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। तीसरी कैटेगरी क्या है, ऐसे लोग जो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, पाकिस्तान चले गए 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन वापस फिर से भारत वापस आए, तो उनको कैसे मिलेगा। उनका सिंपल है कि उन्हें ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रहना होगा जिस दिन वो अप्लाई कर रहे हैं उससे 6 महीने पहले। तो जैसे अभी अप्रैल का महीना है, तो उस वक्त अगर सपोज कर ले अप्रैल है, तो अप्रैल से 6 महीने पहले तक वो लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह भारत में अगर रह रहे होंगे तो उन्हें भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। पर इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो डेट दी गई है, ये जो डेट दी गई है 1 मार्च 1947 के बाद, और एक और चीज है कि ये 26 जनवरी 1950 तक ही है। अगर आप इससे पहले अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन अगर इसके बाद अप्लाई कर रहे हैं तो फिर पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा 1955 में वो लागू हो जाएगा। तो ये कट ऑफ डेट ध्यान रखिएगा कि 1 मार्च 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक में है, 26 जनवरी 1950 तक में। क्लियर हो गया। ये हो गई आपकी तीसरी कैटेगरी। तो 5, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, और तीसरी क्या है, आर्टिकल 8। तीसरा क्या है, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 ये उन लोगों के लिए जो भारत में नहीं है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, POI। अब आप सबको पता है कि उस वक्त बहुत से राजा महाराजा थे, तो उनके बहुत से बच्चे जो हैं या तो एजुकेशन के लिए बाहर गए होंगे या कोई भी रीजन हो, जॉब के लिए बाहर गए होंगे, जो भी रीजन हो, पर वो उनके लिए भी कंडीशन रखी गई कि अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। जिस भी कंट्री में वो रह रहे हैं, सपोज करिए USA में रह रहे हैं या इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो इस देश में, इन देश में जो भारत के डिप्लोमैट्स होंगे, वही रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देंगे, वही रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देंगे और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी डायरेक्टली, और कोई चीज नहीं, और कोई कंडीशन नहीं है। सपोज करिए मैं जो हूं, जब मुझे भारत की सिटीजनशिप चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, तो अगर मैं सपोज करिए USA में रह रहा हूं, तो USA में जो भारत के डिप्लोमैट्स हैं वो मुझे रजिस्टर्ड कर लेंगे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और मुझे सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 4 आर्टिकल हो गए, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, जो डोमिसाइल, जिनका डोमिसाइल भारत में है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है, जो पहले पाकिस्तान चले गए पर वो वापस भारत आ रहे हैं तो उन्हें कैसे सिटीजनशिप मिलेगी। और आर्टिकल जो 8 है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो भारत के बाहर लोग रह रहे हैं, ठीक है, भारत के बाहर लोग रह रहे हैं, पर कंडीशन यह है कि इनके या तो वो पैदा हुए हो, या पेरेंट्स पैदा हुए हो, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो। ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन वो या तो भारत में पैदा हुए हो, या उनके पेरेंट्स अनडिवाइडेड भारत में पैदा हुए हो, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तभी ये कंसुलेट या डिप्लोमैट जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक। अब इसके अलावा 3 आर्टिकल और जोड़े गए, 3 आर्टिकल और ऐड किए गए। एक कंडीशन ये है, ये कहता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या है, आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर किसी के पास भारत की सिटीजनशिप है, ठीक है, भारत की सिटीजनशिप है और उसने वॉलेंटरी किसी और देश की सिटीजनशिप को अगर एक्वायर कर लिया है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। सपोज करिए मैं भारत का नागरिक हूं और मैंने वॉलेंटरी किसी और देश की नागरिकता ले ली, तो मेरे पास भारत की सिटीजनशिप या भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। क्लियर हो गया। दूसरा क्या कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 ये कहता है कि जितने व्यक्ति अभी भारत के नागरिक हैं, वो कंटिन्यू करेंगे भारत के नागरिक होना, वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड। ठीक है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू बी सच सिटीजन, सब्जेक्ट कि अगर भारत का पार्लियामेंट कोई लॉ चेंज कर रहा है तो उसको वो भारत का पार्लियामेंट वो पूरी तरीके से फ्री है कि वो सिटीजनशिप पे कोई भी कानून बना सकता है। तो अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो
वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर पार्लियामेंट के पास वो रूल है, वो पावर है कि भैया वो चेंज कर सकता है कानून। और आर्टिकल 11 क्या है? ये आपका आर्टिकल 9 हो गया, ये आपका आर्टिकल 10 हो गया, ये आपका आर्टिकल 11 हो गया। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो सिटीजनशिप के लिए कोई भी कानून बना सकता है। जैसे कि भारत की नागरिकता एक्वायर कैसे की जाएगी, भारत की नागरिकता एक्वायर कैसे की जाएगी, टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, और सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं सब पे पार्लियामेंट फ्री है कानून बनाने के लिए। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इस वजह से क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे तो बड़े लेवल पे माइग्रेशन चल रहा था, बड़े लेवल पे माइग्रेशन चल रहा था, कत्लेआम हो रहा था, कम्युनल वायलेंस हो रहा था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिबेट नहीं की गई। टेम्पररी बेसिस पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है तो उस वक्त भारत की नागरिकता कैसे दी जा सकती है, उसमें 4 कैटेगरीज बना दी गई। उसके बाद ये बोला कि भाई एक बार जब ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि भाई हमने जो चेंजेस किए हैं या जो हमने बताए हैं इसमें पार्लियामेंट चेंज भी कर सकती है, नए लॉज भी ला सकती है, एक्वायर कैसे किया जा सकता है, टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। इस वजह से 1955 में आपका सिटीजनशिप एक्ट आता है, 1955 में आपका सिटीजनशिप एक्ट आता है, सिटीजनशिप एक्ट आता है जो कई बार अमेंड हुआ है, कई बार अमेंड हुआ है। इसी में आपका यह बताया गया कि कैसे एक्वायर किया जाएगा और कैसे टर्मिनेट किया जाएगा, जिसको हम आने वाले सेशन यानी कि कल और परसों में देख लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये था आपका भैया आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक का सारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। दोस्तों 1947 में आजादी मिली, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक भारत के टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में बताता है। जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन डिसाइड हो गया उसके बाद पार्ट 2 में हम एंटर करते हैं तो सिटीजनशिप की बात आती है। अब सिटीजनशिप में भी 2 प्रोविजंस है, एक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, दूसरा आपका जो पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इनैक्ट किया था या 1955 में इनैक्ट किया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट्स हुए। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो वो बताता है कि 26 जनवरी 1950 में किस तरीके से भारत की सिटीजनशिप या भारत की नागरिकता मिल सकती है। वो आपका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में है, जो कि हम पिछले सेशन में समझ चुके हैं। आज जो है 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट आया था उसमें किस तरीके से भारत की सिटीजनशिप मिलेगी, एक्विजिशन कैसे होगा और किस तरीके से लॉस होगा, यानी कि किस तरीके से छीनी जाएगी। तो आज के सेशन में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हम जो 5 तरीके हैं जिससे इंडियनशिप को एक्वायर की जा सकती है उसको बड़े ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में। और हमारी पॉलिटी इन 10 मिनट्स की सीरीज में आज हम सिटीजनशिप में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को समझेंगे और जो 5 तरीके दिए गए हैं कि किस तरीके से एक्विजिशन किया जाता है, किस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है, वो जो 5 मेथड्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चाहे वो बर्थ हो, चाहे वो डिसेंट हो, चाहे वो नेचुरलाइजेशन हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो, और साथ ही साथ जो CA अमेंड हुआ था, जो CA का एक्ट आया था वो किस तरीके से सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके और क्या प्रोविजंस में चेंजेस आए थे इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करें तो देखिए, पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिबेट कर रहे थे तो सिटीजनशिप पे बहुत ज्यादा डिबेट नहीं हुई। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि आप सबको पता है कि जब आजादी मिली तो हमें अनफॉर्चुनेट पार्टीशन देखना पड़ा। उस वक्त वैसे ही अफरा तफरी हो रही थी, इतना माइग्रेशन, इतने बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो रहा था, कम्युनल राइट्स हो रहे थे। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सिर्फ ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 तक में किस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसमें 6 आर्टिकल्स बताए गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि पार्लियामेंट के पास अब पावर रहेगी कि किस तरीके से सिटीजनशिप के लॉज को चेंज किया जा सकता है, किस तरीके से एक्विजिशन किया जा सकता है, किस तरीके से लॉस किया जा सकता है। ये सारी पावर जो है पार्लियामेंट के हाथ में दे दी गई। और जब 1952 में पहले जनरल इलेक्शंस हुए तो फिर 1955 में यानी कि 3 साल बाद पार्लियामेंट ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 इनैक्ट किया, लेके आया। उसमें 5 तरीके बताए गए जिससे भारत की नागरिकता मिल सकती है और 3 तरीके बताए गए जिससे भारत की नागरिकता खोई जा सकती है, छीनी जा सकती है। तो आज जो है हम इन 5 तरीकों को देखेंगे जिससे भारत की नागरिकता मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है यानी कि कल, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से लॉस यानी कि किस तरीके से छीनी जा सकती है। तो 5 जो तरीके हैं वो है बर्थ, यदि आप अगर भारत में पैदा हो रहे हैं तो आपको किस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप भारत के बाहर पैदा हो रहे हैं, तो किस तरीके से
प्रोसेस होगा इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने का। उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप को और वाइडर बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन को इनैक्ट किया गया, जहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। और जो लास्ट मेथड है वो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, कि अगर भारत ने किसी टेरिटरी को एक्वायर किया तो किस तरीके से उस टेरिटरी के लोग भारत के नागरिक या सिटीजन बन सकते हैं। गुड मॉर्निंग, वैसे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है, वैसे ये गुड मॉर्निंग नहीं है, इसे गुड इवनिंग है, 4 बज गए हैं तो गुड इवनिंग है, ये गुड इवनिंग। तो ठीक है, हम एक करके सारे इन प्रोविजंस को समझेंगे। तो सबसे पहले है, यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हो रहा है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट या जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ये कई बार अमेंड हुआ है, 2003 की बात कर लें, अभी ये जो 2019 में जो सीए हुआ था वो भी इसी को अमेंड करके हुआ था, तो कई बार अमेंडमेंट किया गया। तो 1950 में क्या था, उसके बाद 1987, 1992, 2004, 2003 कई बार अमेंड हुआ ये एक्ट, ठीक है। तो यदि पहली जो कंडीशन है, यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हो रहा है तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में पैदा हुआ है, तो यदि वो इन दोनों डेटों के बीच में अगर वो भारत में पैदा हो गया है, अगर वो भारत में पैदा हुआ है तो और कोई कंडीशन नहीं होगी, उसे सीधे इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक जितने भी लोग भारत में पैदा हुए हैं, उनके पेरेंट्स की नेशनैलिटी क्या है ये डिसाइड नहीं होगा, उसको वो मैटर नहीं करता है। अगर वो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब 1987 में क्या हुआ, बांग्लादेश क्रिएट हो चुका था, ठीक है। बांग्लादेश 87 में तो नहीं क्रिएट हुआ था, 1971 में क्रिएट होता, बट उसके बाद लार्ज लेवल ऑफ इन्फ्लक्स हुआ था आपका माइग्रेंट्स का, कई इलीगल माइग्रेंट्स आए थे। तो ये देखा गया कि बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो भारत में आ रहे हैं इलीगल रूट से, और उनके बच्चे अगर यहां पे पैदा हो रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जा रही है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए 1 जुलाई अमेंडमेंट हुआ, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में अमेंडमेंट हुआ 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक। फिर कंडीशन ये आ गई कि भारत की नागरिकता बर्थ के बेसिस पे तभी मिलेगी अगर फादर या मदर में कोई भी एक व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक है जब वो बच्चा पैदा हो रहा है। जब वो जो चाइल्ड है वो पैदा हो रहा है, तो उस वक्त उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, वो भारत के नागरिक होंगे तो बर्थ के बेसिस पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद 3 दिसंबर 2004 में फिर से अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट यह हुआ कि अगर बर्थ के बेसिस पे किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो कंडीशन यह है कि दोनों पेरेंट्स, पहले क्या था दिसंबर 3 2004 से पहले क्या था कि कोई एक पेरेंट चलेगा कि वो भारत का नागरिक हो, पर 3 दिसंबर 2004 के बाद से यह आ गया कि इसके बाद जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में, कंडीशन ये होगी कि दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक होंगे, या तो कोई एक भारत का नागरिक होगा जो दूसरा पार्टनर है, चाहे वो फादर हो चाहे वो मदर हो, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा भैया, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होगा। और अभी जो बर्थ का प्रोसेस है वो यही है, कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जितने भी बच्चे भारत में पैदा हो रहे हैं, अगर उनको भारत की नागरिकता बाय बर्थ चाहिए तो कंडीशन यह है कि दोनों पेरेंट्स भारत के सिटीजन होने चाहिए, या तो कोई एक भारत का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। डेसेंट का मतलब क्या होता है? डेसेंट मतलब कि जो भारत में पैदा नहीं हो रहे, तो उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी? तो जो लोग भारत के बाहर पैदा हुए 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक, 10 दिसंबर 1992 तक, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन रहेगा कि उनके जो फादर हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। जब उनका बच्चा पैदा हो रहा है, बेटा हो चाहे बेटी हो, वो अगर भारत के बाहर पैदा हो रहा है, सपोज करिए यूएस में पैदा हो रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की, अगर वो 20 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक में पैदा हो रहा है, के बीच में पैदा हो रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी भारत की, यदि उनके जो फादर है वो भारत के नागरिक हैं उस वक्त जब वो पैदा हो रहे हैं। पर ये जो था थोड़ा सा जेंडर वाइज ये कंडीशन थी, तो ये कहीं से ये डिस्क्रिमिनेशन था, तो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया। और फिर 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक में जितने बच्चे बाहर पैदा हो रहे हैं, भारत के बाहर की बात हो रही है, डेसेंट भारत के बाहर की बात हो रही है, तो उसमें कोई भी या तो फादर हो या तो मदर हो, अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके बाद 2004 के बाद से स्थिति क्या है? 3 दिसंबर 2004 के बाद से स्थिति क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर पैदा हो रहा है,
सपोज करिए मैं हूं, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 दिसंबर 2004 है या 10 दिसंबर 2005 है और मेरी पैदाइश हो रही है यूएसए में। तो जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको जिस कंट्री में, यानी कि जब मैं यूएस में पैदा हुआ हूं, वहां पे मेरा इंडियन कंसुलेशन में या इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा मेरे पैदा होने के 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन कराना होगा मेरा। ये मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है, ये मैं एग्जांपल से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये अभी प्रेजेंट रूल चल रहा है अगर कोई व्यक्ति बाहर पैदा हो रहा है और उसे भारत की नागरिकता चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, बाय बर्थ बाय डेसेंट, इस चीज को और वाइडर करने के लिए, ताकि इंडियन सिटीजनशिप का जो एम्बिट है वो और बड़ा हो सके, रजिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे भारत की नागरिकता दे सकती है। कंडीशन ये है कि कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करना होगा। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर क्या मिल जाएगा? आपको रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्या है? अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो भारत में रह रहा है 7 सालों से, जैसे मैं हूं, मैं आया, जैसे सपोज करिए कि मैं अप्लाई कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन के थ्रू, मैं किसी बाहर देश का व्यक्ति हूं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, मैं अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हूं या ऐसी टेरिटरी में पैदा हुआ हूं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का पार्ट बना है। अब मुझे जो है सिटीजनशिप चाहिए, तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करूंगा तो उससे कंडीशन यह है कि मुझे 7 साल तक भारत में रहना होगा। अगर मैं 2024 में अप्लाई कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कंडीशन क्या है कि मैं 2017 से भारत में रह रहा हूं, तब जाके मुझे रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि पार्टीशन से पहले ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है। साथ ही साथ पर्सन हु इज मैरिड टू इंडियन सिटीजन, जैसे मैं हूं, मैंने किसी फॉरेन कंट्री में कोई है उससे शादी करी, ठीक है, उससे शादी करी। अब जो मेरी पार्टनर है उनको जो है इंडियन सिटीजनशिप चाहिए होगी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो मेरे पार्टनर हैं उन्हें 7 सालों तक भारत में रहना होगा, 7 ईयर्स तक। जब रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं तो उससे 7 साल पहले तक भारत में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रहना होगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर आपका भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और जो लास्ट कंडीशन है वो ये है कि जो माइनर चिल्ड्रन, यानी कि एक तो जो 1 साल के भीतर जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है, ऐसे लोग हैं जो बाहर जो 18 साल, माइनर चिल्ड्रन मतलब जो जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो वो भी जो हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्लाई करेगी। तो ये अगर 4-5 एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है, ऐसी बहुत सी एलिजिबिलिटी, पर आपको सारा नहीं रटना है, ये आपको मोटा मोटा चीजें आनी चाहिए ताकि आप मेंस में आंसर लिख सको। आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, इसलिए मैंने आपको वर्ड टू वर्ड नहीं बताया। तो ये सारी चीजें अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको आपको सिटीजन प्रोवाइड कर देगी। अब नेचुरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपका सीए भी लिंक होता है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका नेचुरलाइजेशन में ही एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, जो कि मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर दे रही है, उसी तरीके से नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे भी भारत की नागरिकता दे सकती है। कंडीशन क्या है कि वो सिटीजन्स उस कंट्री के सिटीजन्स को नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी यदि उनकी कंट्री में ये लॉ ना हो कि भारत के नागरिक को आपका नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे सिटीजनशिप ना मिले। सपोज करिए मैं यूएसए का नागरिक हूं, तो मैं तभी अप्लाई कर सकता हूं नेचुरलाइजेशन के लिए अगर यूएसए में भी ये कानून है कि कोई इंडियन सिटीजन यूएस में नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप पा सकता है। अगर यूएसए में नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप का प्रोविजन नहीं है तो वो कंट्री या जो उस देश का जो नागरिक है वो नेचुरलाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया? दूसरा यह है कि अगर मेरे पास किसी और देश की कंट्री है, किसी और देश की सिटीजनशिप है, सपोज करें मेरे पास यूएस की है, फ्रांस की, किसी की भी है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे अपनी दूसरे देश, यानी कि जिस देश के पास मेरी नागरिकता है, जिस देश की भी सिटीजनशिप मेरे पास है, मुझे उसे रेनाउंस करना होगा, यानी कि मुझे उसे खत्म करना होगा। उसके बाद ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से आपका सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी। फिर कंडीशन ये है कि नेचुरलाइजेशन को अप्लाई करने से पहले कंडीशन यह है कि जो व्यक्ति है वो 12 महीनों तक या तो वो भारत की सरकार में कोई सर्विस, किसी पोजीशन पे हो, किसी सर्विस में हो, या तो साथ साथ वो 12 महीनों तक रह रहा हो। ये पार्शियली है, या तो ये हो या तो ये हो। या तो मैं
अगर मुझे नेचुरलाइजेशन से चाहिए, ठीक है, मुझे भारत की नागरिकता नेचुरलाइजेशन से चाहिए, तो कंडीशन ये है कि मैं 12 महीने तक रह रहा हूंगा भारत में नेचुरलाइजेशन को अप्लाई करने से पहले। 12 महीने में रह रहा हूंगा, 12 महीने यानी कि 1 साल। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी, मैं उस गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हूँ, कोई मेरा कोई जॉब होगा या कोई भी रोल होगा, या तो मैं सिर्फ वहां पे रह रहा हूँ पार्शियली है, तो उस बेसिस पे मैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता हूं। अब ये चीज से पहले कंडीशन और है कि ये 12 महीने तो कंडीशन है, 12 महीने यानी कि 1 साल तो है। इसके अलावा कंडीशन ये है कि जो 14 साल है, ठीक है, मतलब 1 साल पहले जो मैंने अप्लाई करी नेचुरलाइजेशन से पहले, उससे पहले कंडीशन ये है, जैसे सपोज करिए मैं 2024 में नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे 2023 तक यानी कि 1 साल तक, 1 साल 2023 में, अगर 2024 में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं नेशनलाइजेशन के लिए, तो 2023 में यानी कि 1 साल पहले मुझे भारत में या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं कोई सर्विस दे रहा हूंगा, या तो मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहूंगा। पर इससे पहले कंडीशन यह है, एक और कंडीशन है कि मुझे 14 सालों तक भारत में रहना होगा, और इसमें भी कंडीशन यह है कि इन 14 सालों में मुझे 11 साल भारत में लगातार रहना होगा, तब जाके मैं नेचुरलाइजेशन के लिए एलिजिबल हूंगा। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा फिर से सुन लीजिए। अगर मैं नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो 1 साल पहले मुझे नेचुरलाइजेशन जब मैं अप्लाई करूंगा, तो उससे पहले 1 साल मुझे या तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस में हूंगा, या मैं वहां पे ऑर्डिनरी भारत में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रह रहा हूंगा। उससे पहले कंडीशन और है कि मैं भारत में 14 सालों के लिए मैं रह रहा हूं, और उसमें से भी मैं 11 साल लगातार रह रहा हूंगा एग्रीगेट करके, ठीक है, एग्रीगेट नॉट लेस देन 11 ईयर्स। ये हो गया नेचुरलाइजेशन के लिए। अब सीए में कैच क्या है? सीए में कैच ये है कि ये जो 11 साल वाला पीरियड है ना, इसको रिड्यूस कर दिया है 5 सालों तक के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो सीए का जो अमेंडमेंट हुआ है, वो उसमें नेचुरलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था 11 साल वाला, उसको रिड्यूस कर दिया है। समझ में आ गया? उसके बाद मेरा अगर कैरेक्टर अच्छा है तो मैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता हूं। साथ ही साथ अगर मैंने जो 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं बताइएगा कमेंट्स में। 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं भारत की, उसके बारे में कम से कम मुझे एक लैंग्वेज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और इन सब कंडीशन को भारत की सरकार जो है वो वेव ऑफ या खत्म कर सकती है, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन साइंस में है, फिलॉसफी में है, आर्ट में है, लिटरेचर में है, वर्ल्ड पीस में है, या ह्यूमन प्रोग्रेस में है। तो अगर आपने या किसी को भी भारत की नागरिकता नेचुरलाइजेशन के थ्रू चाहिए, और अगर उसका बहुत अच्छा कोई कंट्रीब्यूशन साइंस में है, या फिलॉसफी में है, या आर्ट में है, या लिटरेचर में है, या वर्ल्ड पीस में, या ह्यूमन प्रोग्रेस में है, तो उसे कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करनी होगी। उसे डायरेक्ट नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आई गेस क्लियर हो गया होगा, 2-3 बार मैंने बता दिया है। और जो 5वां तरीका है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे जैसे भारत किसी टेरिटरी को अपने यूनियन का पार्ट बना रहा है, ठीक है, भारत किसी टेरिटरी को अपने यूनियन का पार्ट बना रहा है, तो यहां इस टेरिटरी में जो सिटीजन्स रह रहे हैं वो फिर भारत के नागरिक हो जाएंगे। जैसे आजादी के बाद पुदुचेरी को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाया गया था, तो वहां के जो सिटीजन्स थे वो ऑटोमेटिक जो वो इंडियन सिटीजन का पार्ट हो गए, इंडियन सिटीजनशिप उनको मिल गई। तो ये मिला के आपके 5 मेथड्स हैं जिससे आपको भारत की नागरिकता मिलती है। अब सीए के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सीए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, जो वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, या हम बांग्लादेश की बात कर लें, तो वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, अगर उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, तो वो भारत में उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है अगर वो 2014 से पहले भारत में आए हैं, और उनको नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिल जाएगी सिटीजनशिप। और नेचुरलाइजेशन में जो 11 साल वाला था ना, उसको रिड्यूस करके 5 साल कर दिया, 5 साल कर दिया। क्लियर हो गया? और ये तो हम नोटिफाई भी कर दिया गया सीए, कहीं इसमें प्रोटेस्ट हुआ था, पर अब इसे नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये जो सीए है, इसको भी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू अमेंड किया गया है। तो ये हो गया आपका एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप की, किस तरीके से आप भारत की नागरिकता को एक्वायर कर सकते हैं। दोस्तों, सिटीजनशिप की बात करें तो इसमें 2 प्रोविजंस है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, दूसरा आपका जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए गए हैं, वो आपका आर्टिकल
5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है, जिसमें यह बताया जाता है या जिसमें यह बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 में कोई भारत का नागरिक कैसे बन सकता है। अब इसके बाद जब जनरल इलेक्शंस हो गए, पार्लियामेंट फॉर्म हो गई, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लागू किया गया, जिसमें किस तरीके से भारत की नागरिकता को एक्वायर किया जा सकता है, एक्विजिशन कैसे होगा और किस तरीके से उसको छीना जा सकता है या लॉस कैसे होगा। अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो 5 तरीके हैं जिससे आप इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। बर्थ है, डेसेंट है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। अब देखिए, अगर एक्विजिशन की बात आ रही है, एक्विजिशन की अगर बात है तो ऑब्वियस सी बात होगी कि किस तरीके से छीनी जाएगी, ये पहलू भी है। तो इसमें लॉस ऑफ सिटीजनशिप यानी कि आप किस तरीके से भारत की नागरिकता खो सकते हैं, इसमें 3 मेथड्स हैं जिसको आज हम आज के सेशन में, आज की क्लास में बहुत ही आसान भाषा में समझ लेंगे। नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी एक्यूज प्लेटफॉर्म। और हमारी पॉलिटी इन 10 मिनट्स की सीरीज में आज हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से मेथड्स हैं जिससे भारत की नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है या आप अपनी सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको मैं ये स्टैटिक तो है, साथ ही साथ एक करंट टॉपिक को भी मैं इंक्लूड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टैटिक को लिंक किया जाता है करंट से, या करंट को किस तरीके से आप लिंक कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन से। क्लियर हो गया? तो अब अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करें तो इसमें एक्विजिशन, किस तरीके से आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। 5 मेथड्स हैं। उसके बाद इसी एक्ट में भी बताया गया है कि किस तरीके से भारत की नागरिकता को छीनी जा सकती है, आपकी नागरिकता लूज हो सकती है, खोई जा सकती है। और ये जो आपका लॉस ऑफ सिटीजनशिप है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, इस पे भी लागू होता है। और जो 5 तरीके से आप सिटीजनशिप ले सकते हैं उस पे भी लागू होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रीलिम्स का जो लेवल है ना, वो इसी तरह से टफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत से माइन्यूट चीजों पे जो मेंस में पूछा जाता है, अब उसका क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ये जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक दिया गया है उस पे भी लागू होता है। और जिस तरीके से ये जो 5 तरीके हमने देखे हैं लास्ट क्लास में, उस पे भी लागू होता है। कौन से 3 मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। पहला है रेनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन और तीसरा है डेप्रिवेशन। तो एक एक करके हम इन तीनों मेथड्स को समझ लेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और किस तरीके से ये करंट में, रेनंसिएशन की बात करें तो करंट का एक टॉपिक भी चल रहा है जिसको मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेनंसिएशन। देखिए, रेनंसिएशन का मतलब क्या होता है? रेनंसिएशन, जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, आई होप आप क्रिकेट देखते होंगे, तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, इन सब ने क्या किया? इन सब ने एक अच्छा खासा इनका क्रिकेटिंग करियर था। इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली, संन्यास ले लिया, यानी कि इन्होंने खुद से रिटायरमेंट की घोषणा करी। इसी तरीके से रेनंसिएशन क्या होता है कि यदि मेरे पास इंडियन सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता है, और यदि मैं ये अनाउंस कर रहा हूं, ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं अब अपनी भारत की नागरिकता को छोड़ रहा हूं या ये मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए, तो ये रेनंसिएशन के थ्रू आप अपनी सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने मन से, आप नहीं मतलब जो क्रिकेटर्स हैं या जो एथलीट्स हैं, वो अपने मन से, जी बिल्कुल। अब प्रीलिम्स और मेंस में आपको, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से ही चीजें बताता हूं। जितने भी आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे, मैं प्री और मेंस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उन्हीं के रिगार्डिंग ही बताता हूं जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस इस सेशंस में जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लेके या शेयर करना है आपको, ठीक है? तो रेनंसिएशन का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से रिटायरमेंट डिक्लेयर किया जाता है खुद से, कोई दबाव नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो रिटायर, उनको लगा कि अब मेरे क्रिकेटिंग या मेरे पास क्रिकेट नहीं बचा है तो मैं रिटायर हो रहा हूं। इसी तरीके से रेनंसिएशन का मतलब ये होता है कि जिनके पास भारत की नागरिकता है वो खुद से ये अनाउंस कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे अब भारत की नागरिकता नहीं चाहिए। तो ये होता है आपका रेनंसिएशन। अब रेनंसिएशन के रिगार्डिंग आपको एक करंट टॉपिक है या करंट इशू जानना होगा कि ये जून 2023 तक में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक रिपोर्ट रिलीज करी या डेटा रिलीज किया, जिसमें यह बताया कि 87,000 इंडियंस जो हैं, 87,000 इंडियंस जो हैं, ठीक है, 87,000 इंडियंस जो हैं जी। ये पूरा चैप्टर वाइज चलेगा। आरएसपी सत्यम जी, ये पूरा आपका लेक्चर चैप्टर वाइज चलेगा। तो हम बिल्कुल सारी चीजें चैप्टर वाइज चलेंगे, जैसे पॉलिटी की चीजें वैसे ही करेंगे। तो 87,000 इंडियंस जो हैं, उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को रेनाउंस किया है, उन्होंने अपनी सिटीजनशिप को गिव अप किया है और वो दूसरे देशों में गए हैं। और ये आपका जून 2023 तक में है। अभी उसके बाद अभी रिपोर्ट नहीं आई है, शायद और भी ये नंबर बढ़ा होगा।
तो 87,000 लोगों ने अपनी इंडियनशिप यानी कि जो भारत की नागरिकता है उसे रेनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि वो अब भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। इस टेबल में आप एक चीज देखेंगे, एक ये टेबल दिया गया है, तो ये आप देखिएगा कि 2020 से, आई होप ये टेबल आपको विजिबल होगा, तो 2020 से लेके 2022 तक अगर हम देखेंगे, यानी कि जो कोविड ईयर है, कोविड के बाद से भारत की जो नागरिकता है उसको लोगों ने ज्यादा नंबर में रेनाउंस किया है या उसे त्याग किया है या उसे गिव अप किया है। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है, टिल डेट नहीं, ये सिर्फ 2023 के 6 महीने की बात है, टिल डेट नहीं है। टिल डेट तो देखिए ये 2011 में इतने लोगों ने छोड़ा, 2012 में इतने लोगों ने रेनाउंस किया, 2013 में किया, 14 में किया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा कि 2020 से लेके 2022 तक में जो कोविड ईयर है, जो कोविड ईयर है, इसमें जो भारतीयों ने अपनी नागरिकता रेनाउंस की है या छोड़ी है, उसका नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपके मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से पॉलिटिन 10 मिनट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी प्लेलिस्ट पे वीडियोस देखिए, उसको शेयर करिए, उस पे लाइक्स करिए, उस पे कमेंट करिए। जितना ज्यादा रीच बढ़ेगा उतना ज्यादा मोटिवेशन होगा। वो एक तरह का मेरे लिए गिफ्ट है, जितना ज्यादा आप लाइक्स कमेंट शेयर करेंगे वो मेरा गिफ्ट है, ठीक है। तो उसे जरूर करिएगा। तो देखिए, कोविड के बाद से भारत के नागरिकों ने क्यों अपनी सिटीजनशिप छोड़ी, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब इसके कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो यह है कि कोविड जब आया तो लोगों को यह लगा कि अगर मेरे पास दूसरे देश की सिटीजनशिप है तो मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता हूं। क्या होता है कि भारत में देखिए डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो बहुत से लोग क्या थे कि वो इंडिया की उनके पास सिटीजनशिप थी बट वो रहते बाहर थे, बट उनको लगा कि अब कोविड आ गया है तो हो सकता है कि जो एयर ट्रैवल है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो ये कारण बना जिसकी वजह से बहुत से भारतीयों ने सिटीजनशिप अपनी त्याग दी, क्योंकि इंडिया का पासवर्ड स्ट्रांग है पर वो अभी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। अभी हमारा जो पासपोर्ट है उसमें सिर्फ 57 से 58 कंट्रीज पे वीजा फ्री एंट्री, मेरे ख्याल से 57 कंट्रीज है जहां पे वीजा फ्री एंट्री है। वहीं अगर हम यूएसए जैसे कंट्रीज की बात करें तो 150 से ज्यादा देश हैं जहां पे यूएस का पासपोर्ट दिखा के हम वीजा, मतलब जो यूएस के सिटीजन हैं वो वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो हमारा पासपोर्ट अभी स्ट्रांग है पर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन यह है कि कोविड के बाद से एयर ट्रैवल पे कहीं ज्यादा दिक्कत ना आई, तो यह एक रीजन बना कि बहुत से लोगों ने अपनी सिटीजनशिप त्याग दी, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी डुअल सिटीजनशिप लागू करना चाहिए, यानी कि जिसके पास, अगर किसी के पास यूएस की नागरिकता है तो क्या उसको भारत की नागरिकता भी देनी चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। तो बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, जी बिल्कुल 57 कंट्रीज, तो जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं कुछ का मानना है कि डुअल सिटीजनशिप की जगह हमने आपका ओसीआई कार्ड्स, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड्स, ये लागू किया है, जिसमें बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है। तो ये गारंटी नहीं है कि अगर हम डुअल सिटीजनशिप करेंगे तो उसके बाद जो भारतीय हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सिटीजनशिप को रेनाउंस ना करें। तो ये आपका एक करंट टॉपिक है जिसको हमने लिंक किया है किससे, करंट से, ठीक है। तो ये इस तरह का आप चार्ट दिखाएंगे, अगर आप स्टैटिक कर रहे हैं तो आप इस तरह से थोड़ा सा बता देंगे कि ड्यू टू कोविड रीजंस आफ्टर कोविड ईयर्स जो रेनंसिएशन का नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। 87,000 सिर्फ ये हमने जून 2023 की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। और ये ऑफिशियल डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिलीज किया है, ठीक है। तो इसको आप कोट कर सकते हैं, पावरफुल सोर्स है क्योंकि गवर्नमेंट का ही सोर्स है ये, क्लियर हो गया। चलिए, रेनंसिएशन हो गया। अब टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन मतलब क्या होता है? टर्मिनेट यानी कैंसिल कर देना। टर्मिनेट यानी कि अगर मेरे पास भारत की नागरिकता है और इसी दौरान मैं किसी और देश की नागरिकता को एक्वायर कर लेता हूं, जैसे मैं अभी इंडियन सिटीजन हूं और सपोज करिए कि मैंने यूएस की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली या मैंने किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर दी, तो ऑटोमेटिक ही मेरी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। कुछ भी करना नहीं होगा, ऑटोमेटिक ही मेरी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी और मैं भारत का पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकूंगा। तो इसे कहते हैं टर्मिनेशन। पर इसमें कैच ये है, जो आपके स्टेटमेंट में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या टर्मिनेशन का प्रोसेस जब भारत अगर किसी वॉर में एंगेज है तब लागू होता है, तो वो लागू नहीं होता है। सपोज करिए इंडिया किसी फ्यूचर में किसी वॉर में एंगेज्ड है और उस वक्त आप किसी और देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए, तब आप पे टर्मिनेशन जो मेथड है वो लागू नहीं होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आपके आजकल प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, बीट यूपीएससी और इवन इन स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। क्लियर होगा टर्मिनेशन क्या है?
एंड जो थर्ड है वो है डेप्रीविएशन। रेनंसिएशन का मतलब होता है कि मैंने खुद से त्याग कर दिया। टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि खुद से मेरी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो गई। डेप्रीविएशन का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार है वो आपकी सिटीजनशिप खत्म कर रही है क्योंकि कुछ कंडीशंस है जिसको आपने फुलफिल नहीं किया है या आपने उसका उल्लंघन किया, वॉयलेशन किया। कौन कौन सी कंडीशंस है ध्यान रखिएगा कि आपने अगर सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ली है तो जो आपने पेपर सबमिट किया, अगर आपने जो पेपर सबमिट किया है ये पेपर अगर गलत है तो इस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप या आपकी जो नागरिकता है उसे हटा सकती है या उसे कैंसिल कर सकती है। आपने अगर भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को डेप्रीवेट कर सकती है। फिर अगर भारत किसी वॉर में है, जंग लड़ रही है, जिस देश से जंग चल रहा है, तो आपने अनलॉफुली जाके दुश्मन देश से कुछ ट्रेड किया या कुछ कम्युनिकेशन किया तो इस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को डेप्रीवेट कर सकती है। फिर यदि आपने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ली और 5 साल के अंदर अंदर आप किसी और देश में, आपको 2 साल की सजा हो गई, ठीक है, 2 साल की सजा हो गई तो भी आपकी जो सिटीजनशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे डेप्रीविएट कर सकती है। और साथ साथ आपके पास सिटीजनशिप है, आप 7 साल से भाई भारत आ ही नहीं रहे हो, आप 7 साल से लगातार किसी और देश में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रह रहे हो तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को डेप्रीवेट कर सकती है। तो ये आपके कुल मिला के 4-5 नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को डेप्रीवेट कर सकती है। तो 3 तरह हैं, एक मेथड आप खुद छोड़ रहे हैं, दूसरा आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जा रही है, टर्मिनेट। डेप्रीवेशन का मतलब यह है कि केंद्र सरकार आपकी सिटीजनशिप को खत्म करेगी या टर्मिनेट कर देगी अगर आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो लिखे ना इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन इंस्टांसेस में डेप्रीविएशन का इस्तेमाल करके आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। तो ये 5 स्टेटमेंट है। आपने अगर फ्रॉड से लिया है, आपने डिसलॉयल्टी दिखाई है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, आपने एनिमी देश से कोई ट्रेड किया या कम्युनिकेशन करी है, कोई इंफॉर्मेशन लीक करी है, उसके बाद आपको सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, ये 2 ही कंडीशन लिखी है, ठीक है, या तो नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके दौरान आप इसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिली है और 5 साल के भीतर आपको किसी और देश में 2 साल की सजा हो गई तो भी आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी। एंड लास्ट ये है कि आप 7 साल से भारत में आ ही नहीं रहे। कई बार होता है ना, जब हमने घर लिया हम घर जा ही नहीं रहे, तो जब हम 7-8 साल बाद घर जाते हैं तो पता चलता है वो घर तो वहां है ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप 7 साल से ज्यादा बाहर रह रहे हैं कंटिन्यूसली तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपकी सिटीजनशिप को डेप्रीवेट कर सकती है। तो ये हो गया आपका सिटीजनशिप किस तरीके से 3 मेथड से आपकी छीनी जा सकती है। यहां पे आपका सिटीजनशिप का एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप कंप्लीट होता है। दोस्तों ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भारत का क्रिकेट मैच अगर चांद पे भी हो जाएगा ना तो वहां भी इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने के लिए इंडियंस आ जाएंगे। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा है ना वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब जब 21वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई, जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, तो भारत की सरकार में, भारत के थिंक टैंक में ये बात आने लगी कि जो भारत का इतना स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है, उसका यूज करना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना चाहिए इंडिया के साथ, कुछ ऐसे बेनिफिट देने चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया को प्रेफर करें। और वहीं से आइडिया आता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड का। अब ये कार्ड है क्या, ये कार्ड मिलता कैसे और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आज हम इस एक सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर। और हमारी सिटीजनशिप की हमारी पॉलिटी इन 10 मिनट्स की सीरीज चल रही है, जहां पे आज जो है वो सिटीजनशिप का टॉपिक जो है वो है OCI कार्ड, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड। इसको आज हम समाप्त कर लेंगे, समझ लेंगे, और ये इसी के साथ आपका सिटीजनशिप जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा। तो गुड इवनिंग सभी को। तो इस क्लास में हम ये समझेंगे कि OCI है क्या, ये कार्ड की शुरुआत कहां से हुई, थिंक टैंक क्या था, और किस तरीके से या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो भारत के नागरिक जो बाहर रहते हैं वो इस कार्ड को प्रेफर करें। साथ ही साथ OCI और NRIs में डिफरेंस क्या है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। सभी को गुड इवनिंग। चलिए फिर OCI कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 21वीं सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही थी और साथ ही साथ इंडिया की एक जो ग्लोबल इमेज है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो गई थी।
तो ये थॉट आया सरकार में, भारत की सरकार को ये थॉट आया कि जो इंडिया का जो डायस्पोरा जो इतना स्ट्रांग है, जो इतना बड़ा है, क्यों ना उसका बेनिफिट उठाया जाए, उसको इंटीग्रेट किया जाए। तो यहां से कमिटी बनाई गई साल 2000 में कमिटी बनाई गई जिसका नाम था एलएम सिंघवी कमिटी। इनके चेयरमैनशिप में कमिटी बनाई गई और इनको ये काम दिया गया कि आप जो है ओसीआई के बारे में, यानी कि जो भारत के नागरिक बाहर रह रहे हैं, जिनके पास किसी और देश की नागरिकता है बट उनकी जो होमलैंड है वो कहीं ना कहीं भारत रही है, उनको हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनका किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, इस कमिटी को टास्क दिया गया। इस कमिटी ने रिकमेंड किया, इस कमिटी ने, देखिए डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि जैसे मैं हूं, मैं अभी भारत का नागरिक हूं और मैं अभी भारत का नागरिक हूं, जैसे मैं यहां पे पैदा हुआ, अब मैं काम करने के लिए यूएस चला गया, वहां पे मैंने यूएस में काम किया 5 साल 6 साल 7 साल जो भी नंबर ऑफ टाइम्स मैंने काम किया, फिर मैंने वहां पे वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, मुझे वहां पे मैंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया, तो मैं यूएस का नागरिक हो गया। तो अब मैं क्या हो गया हूं, मैं इंडियन था, मेरी पैदाइश यहां पे हुई थी, मैंने स्कूलिंग वगैरह यहां पे करी और मेरे को अब ग्रीन कार्ड मिल गया, तो मैं यूएस सिटीजन हो गया। तो मेरी इंडियन सिटीजनशिप तो चली गई, बट मेरी जो होमलैंड है, जहां से मैं आया हूं, वो तो भारत देश है। तो मैं क्या हो गया, मैं अब इंडियन डायस्पोरा हो गया, क्योंकि जो मेरी लैंड है वो भारत है। इस वजह से जब भी आप देखा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेशी दौरा पे जाते हैं तो वहां पे बहुत से इंडियंस उनको वेलकम करते हैं। तो वो जितने भी इंडियंस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इंडियन डायस्पोरा होते हैं। समझ में आ गया डायस्पोरा का क्या मतलब होता है। तो इस डायस्पोरा को किस तरीके से बेनिफिट किया जा सकता है, इनको किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये कमेटी बनाई गई एलएम सिंघवी के अंदर। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो भैया सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसको अमेंड करना पड़ेगा और साथ ही साथ अब अमेंडमेंट में क्या होगा, अमेंड करके डुअल सिटीजनशिप देनी होगी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को जो कि आपका 16 कंट्रीज में बिलोंग करते हैं। तो 2003 में आपका पहला अमेंडमेंट हुआ था, 2000 में आपका ये रिकमेंड किया गया, सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हुआ 1955। इसमें ये बताया गया कि जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स है, यानी कि जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, भले उनके पास सिटीजनशिप नहीं है भारत की, वो किसी और देश के नागरिक हैं, पर उनकी जो रूट्स हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं भारत में थे या उनकी पैदाइश भारत में हुई थी, तो उनको डुअल सिटीजनशिप देना चाहिए। और पहली बार ये 16 कंट्री पे लागू किया गया। फिर 2003 में अमेंड किया गया। ये कमिटी ने रिकमेंड किया कि सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करना चाहिए। तो 2003 में पहला अमेंडमेंट होता है, जहां पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पीआईओज, इनको दिया जाएगा, ओसीआई कार्ड दिया जाएगा किस 16 देश में। जो पहला अमेंडमेंट था वो 16 देश में था। फिर 2005 में सेकंड अमेंडमेंट होता है कि ये जो 16 कंट्रीज थी, इससे सारी कंट्रीज को ऐड ऑन कर दिया गया, ऑल कंट्रीज। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स को ऐड नहीं किया था। क्लियर हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान देश को छोड़कर जितने भी देश हैं, उनको ओसीआई कार्ड्स के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द ग्रांट ऑफ ओसीआई फॉर पीआईओज, यानी कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको ओसीआई कार्ड दे दिया जाएगा अगर वो किसी भी देश से बिलोंग करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के। तो 2003 में 16 कंट्रीज थी, 2005 में इसको बढ़ा दिया गया, सभी कंट्रीज को इसमें एक्सपैंड कर दिया गया। क्लियर हो गया। ये शुरुआत हो रही है धीरे धीरे। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड है, ये सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। ओसीआई कार्ड का ऑब्जेक्टिव यह है कि जो भारतीय जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता है पर वो इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उनको कुछ ऐसे बेनिफिट दिए जाएं जिससे भारत जो है इस इंडियन डायस्पोरा का फायदा उठा सके, या इसको एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे या इंडिया के कल्चर, इंडिया की इकोनॉमी पे उसका बेनिफिट कर सके। तो इस वजह से ओसीआई कार्ड जो है वो निकाला गया। तो ये डुअल सिटीजनशिप नहीं, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, हम सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया। अब 2005 के बाद 2015 में क्या हुआ, 2015 में पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मर्ज कर दिया गया। पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मर्ज करके एक नया कार्ड बन गया। क्या नाम था? ओसीआई कार्ड स्कीम। हो क्या रहा था कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ये नया कार्ड कर दिया गया था। क्या हुआ कि पीआईओ कार्ड चल रहा था,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड चला था, साथ ही साथ ओसीआई कार्ड भी चल रहा था। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये दो पैरेलल चीजें चल रही थी। सो ये कंफ्यूजन ना हो इस वजह से पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मर्ज कर दिया, यानी कि मिला दिया और एक कार्ड बना दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। क्लियर हो गया। तो ये सब प्रिंस में आपके ऑप्शंस काम आ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि 2015 में या किस ईयर में पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मर्ज करके एक नया कार्ड बनाया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये 2015 में हुआ था। क्यों? ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि दो कार्ड चल रहे थे तो कंफ्यूजन हो रही थी। इस वजह से इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आपका ये पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मर्ज कर दिया गया। वो रेसिडेंस है, वो रेसिडेंस है, स्टेट के बेसिस पे रेसिडेंस है, वो आप उसको सिटीजनशिप से नहीं वो कर सकते हैं। रेसिडेंस अलग है। जैसे मैं यूपी का रेसिडेंस हूं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो रेसिडेंस के बेसिस पे कुछ प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर वेलफेयर करना है किसी स्टेट में तो रेसिडेंस का आधार बनाया जा सकता है, बट रेसिडेंस को आप सिटीजनशिप से आप नहीं कंपेयर कर सकते। रेसिडेंस अलग है, सिटीजनशिप अलग है। भारत की नागरिकता एक है। मेरे पास उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं है, मैं वहां का रेसिडेंट हूं, ठीक है। प्रयागराज, इलाहाबाद मेरा होम टाउन है, बट मेरे पास उसकी नागरिकता नहीं है। क्लियर हो गया। मेरे पास भारत की नागरिकता है जिसमें उत्तर प्रदेश एक स्टेट है जहां मेरा रेसिडेंस है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया। तो ये 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें ओसीआई और पीआईओ कार्ड को मर्ज कर दिया गया। अब देखिए पहले बात तो ये जानना है कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स है वो क्या क्या चीज नहीं कर सकते। अगर ये सवाल पूछा जाए कि इंडियन सिटीजन और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस आप बताएंगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं जो भारत की नागरिकता है। जैसे मैं हूं और कोई यहां पे ओसीआई कार्ड होल्डर है, तो ये जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मुझे ही मिलेंगी। ऋषभ मेरा नाम है तो सिर्फ मुझे ही कुछ मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे पास सिर्फ भारत की नागरिकता है, मेरे पास ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं है। एसडीएम रोशन कुमार जी, देखिए ये सीरीज में मैंने ऑलरेडी पूरा बता चुका हूं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि टुवर्ड्स द एंड मैं फिर से बता दूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग 4 बजे ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है। 4 बजे ज्वाइन कर लिया करिए सेशन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला रहता है और कम समय में आपको इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। इस वजह से मेरे साथ जुड़ा करिए। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप टेलीग्राम पर एक्टिव रहा करिए मेरे साथ। तो देखिए कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक को ही दिए जाते हैं। वो कौन से बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो जो राइट टू इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी आपका एम्प्लॉयमेंट में, इसके लिए ओसीआई कार्ड होल्डर्स एक्टिव नहीं रहते, उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ जो आपका ऑफिसेस हैं, जो आपके ऑफिसेस हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वो जजेस के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, इन सब में ओसीआई कार्ड होल्डर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ओसीआई कार्ड होल्डर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। साथ ही साथ वो वोटर की तरह रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकते। जैसे हम और आप रजिस्टर्ड हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस तरीके से ओसीआई कार्ड होल्डर्स रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ वो स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया या लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इसके मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? नहीं होते हैं। और साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विसेज है या आपका मिनिस्ट्री में कोई पोस्ट है, इसके लिए भी ओसीआई कार्ड होल्डर्स एलिजिबल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? किस किस जगह पर इनको बेनिफिट या वही सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप को ही या इंडियन भारत के नागरिक को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। क्या क्या मैंने आपको बताया? ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट राइट है उसमें जो इक्वालिटी है वो उनको नहीं मिलेगी, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को नहीं मिलेगी। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का ऑफिस हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो। साथ ही साथ वोटर की तरह रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं, मेंबर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। साथ ही साथ आपका अपॉइंटमेंट्स जो पब्लिक सर्विसेज में उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलेगी, इंडियन सिटीजन को। क्लियर हो गया? अब देखिए कुछ चीजें हैं, रेनंसिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड। ओसीआई कार्ड को आप किस तरीके से त्याग कर सकते हैं किसी भारतीय का। जैसे मेरे पास ओसीआई कार्ड है और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ओसीआई कार्ड नहीं चाहिए, तो जो ओसीआई कार्ड है वो मेरा खत्म हो जाएगा, मतलब वो एक्सपायर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मेरे थ्रू जितने भी लोगों को ओसीआई कार्ड मिला, जैसे मेरे थ्रू मेरे
वाइफ को अगर मिला है, मेरे वाइफ को अगर ओसीआई कार्ड मिला है, तो अगर मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि मेरे को ओसीआई कार्ड नहीं चाहिए, तो मेरे थ्रू जो मेरी वाइफ को मिला है वो ओसीआई कार्ड भी खत्म हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं है। कैंसलेशन भी जो है, देखिए ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कुछ बेसिक जो कंडीशंस है वो वॉयलेट की जाएंगी। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, ये आपको चीजें मिल जाएंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि बेनिफिट्स क्या है। भाई ओसीआई कार्ड अगर जैसे मेरे पास यूएस की नागरिकता है, या मेरे पास फ्रांस की नागरिकता है, या किसी भी देश, किसी भी और दूसरे देश की नागरिकता है, तो मैं ओसीआई कार्ड के लिए क्यों अप्लाई करूंगा? मैं ओसीआई कार्ड के लिए तभी अप्लाई करूंगा जब मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जब मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इंडियन डायस्पोरा ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई करें। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दें। अब बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स ये है कि जो ओसीआई कार्ड जिनके पास रहता है, जिनके पास भी ओसीआई कार्ड है, वो भारत में कितनी बार भी इंटर कर सकते हैं, वो कितनी बार भी इंटर कर सकते हैं। मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा, इनको एक लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाता है, लाइफ लॉन्ग वीजा की तरह काम होता है ओसीआई कार्ड। साथ ही साथ ये एग्जेम्प्ट रहते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। पहला बेनिफिट हो गया कि यानी कि अगर जैसे मेरे पास भारत की नागरिकता नहीं है, मेरे पास किसी और देश की नागरिकता है, तो मुझे वीजा लेना पड़ेगा बार बार। लेकिन अगर मेरे पास ओसीआई कार्ड होल्डर है तो मैं कितनी बार भी भारत में आ सकता हूं, मुझे बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? मैंने एक बार ओसीआई कार्ड बना लिया है तो मैं कितनी बार भी भारत में इंटर कर सकता हूं, मुझे बार बार वीजा रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। संपत्ति रख सकते हैं, प्रॉपर्टी रख सकते हैं, बट वो नॉन एग्रीकल्चरल हो, ठीक है, वो नॉन एग्रीकल्चरल हो, वो नॉन एग्रीकल्चरल हो। ओसीआई कार्ड होल्डर्स प्रॉपर्टीज रख सकते हैं भारत में, बट कंडीशन ये है कि वो एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ अगर किसी इंडिविजुअल के पास ओसीआई कार्ड होल्डर है 5 सालों से ज्यादा, 5 सालों से ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके प्रीलिम्स के लिए, मैंने एस्टेरिस्क भी बना दिया है। स्टेटमेंट आ जाएगा कि किसी व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड है और उसकी लिमिट वो 5 साल से ज्यादा उसके पास है, तो क्या वो भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल है? तो पूरी तरीके से एलिजिबल है। If an individual is registered as an OCI for a period of 5 years, she is eligible to apply for Indian citizenship. Important for your prelims, मैंने एस्टेरिस्क बना दिया आपके लिए, एज इट इज स्टेटमेंट आ सकता है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सभी भी जो भारत में जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे स्पेशल इमिग्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, स्पेशल इमिग्रेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हो गया? साथ ही साथ ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो अपने बैंक अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं, नॉन फार्म प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि संपत्ति ले सकते हैं, बट वो नॉन फार्म प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं होगी, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं होगी। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जो डोमेस्टिक एयर फेयर्स होते हैं वो सिटीजन्स के लिए थोड़े से, फॉरेनर्स के लिए थोड़े से कॉस्टली रहते हैं और इंडियन सिटीजन्स के लिए थोड़े से कम रेट पे रहते हैं। तो जो इंडियन सिटीजन्स का जो एयर फेयर्स रहेगा वही सेम आपका ओसीआई कार्ड्स के लिए भी रहेगा, या ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए भी रहेगा। क्लियर हो गया? साथ ही साथ जिस तरीके से एनआरआईज अडॉप्शन, बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें। साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी अगर परस्यू करना हो तो इसके लिए भी ओसीआई कार्ड होल्डर्स पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। क्लियर हो गया? ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको एज इट इज लिखने होंगे, एज इट इज आप लिखोगे आपको स्कोर मिल जाएगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स और एनआरआईज में क्या डिफरेंस है? देखिए ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एनआरआईज का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियंस। तो सपोज करिए मैं भारत का नागरिक हूं और मेरी प्लेसमेंट लग गई या मेरी जॉब लग गई यूएस में, तो मैं क्या हूं? अब मैं यूएस में जॉब कर रहा हूं एज अ एनआरआई, यानी मेरे पास भारत की नागरिकता है, बट किन्हीं कारणवश, या वो जॉब होती हो या वो बिजनेस हेतु हो, जो भी रीजन हो, मैं ज्यादा टाइम दूसरे देश में रह रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? मैं एनआरआई हो गया, बट मेरे पास भारत की नागरिकता है। हालांकि वो बात अलग है कि मैं किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दूंगा तो मेरे को उस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी, तब एनआरआई नहीं रहूंगा, बट मेरे पास भारत की नागरिकता है और मैं बाहर रह रहा हूं या मैं बाहर काम कर रहा हूं तो मैं एनआरआई हो गया। ओसीआई क्या है? ओसीआई के पास भारत की नागरिकता नहीं है, भारत की नागरिकता नहीं है। इनके जो रूट्स हैं वो भारत में थे, हो सकता है कि पैदाइश भारत में हुई हो या इनके पेरेंट्स भारत में हो,
बहुत से ऐसे जनरेशन, बहुत से ऐसे इंडियन अमेरिकन हैं जिनके फादर्स भारत, जिनके जो पेरेंट्स हैं वो भारत में पैदा हुए थे, बट उनका जन्म जो है अमेरिका में हो गया, तो वो क्या है, वो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस ऑफ इंडिया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, और जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। पर एनआरआईज में क्या है, एनआरआईज के पास भारत की नागरिकता है। तो ये डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस है जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। इसी के साथ साथ देखिए 4 बजे डेली सेशन चलता है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उतना ज्यादा ये हमको मोटिवेशन की तरह, हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि इस सब कंटेंट बनाने में, आपको समझाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो ये प्लेलिस्ट बन चुकी है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, इस पे कॉमेंट्स करिए। अगर एनआरआई दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेंगे तो फिर वो भारत की नागरिकता उनकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या देखा था, लॉस ऑफ सिटीजनशिप में हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है और अगर उसने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, उसने अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, तो फिर वो एनआरआई नहीं रहेगा। एनआरआई का मतलब ये होता है कि आपके पास भारत की नागरिकता है, लेकिन आप या तो पढ़ाई करने के लिए बाहर हैं, या आप जॉब करने के लिए बाहर हैं, या आपका कोई बिजनेस है, पर आपके पास नागरिकता भारत की है, आप कुछ समय के लिए दूसरे देश में रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। जिस दिन आपने किसी और देश की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दी और आपको मिल गया, आप एनआरआई नहीं रहेंगे, आप उस देश के नागरिक हो जाएंगे, आपकी ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, फिर आप ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्लियर हो गया। जिसने भी पूछा था नैंसी जी, क्लियर हो गया डाउट आपका। तो आई होप ये सिटीजनशिप का पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये सिटीजनशिप का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यहां से लेना, ये कुछ आ गया था नोटिफिकेशन। तो आई होप आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी, पूरा सिटीजनशिप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अगर अच्छी लगी होगी क्लास, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो उसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। एंड कोई डाउट होंगे तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, तो यहाँ पर जरूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा और कौन से चैप्टर्स देखना चाहते हैं वो भी आप कॉमेंट्स में वो चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन फिर से कि 16 अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो ज्यादा समय आपके पास है नहीं, मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करिए, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आई होप आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिए, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।